जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास को जैसा कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है और इसमें हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यू को करते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। मतलब कि आप लाइव टेस्ट भी देते हैं और फिर आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, और इस चैनल को आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हर जगह फटाफट से शेयर भी कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक लोग जुड़ के इसमें एक और अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिटिव माहौल बना सकें और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकें। करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमको ये पता है कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर का सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसी का एक क्विक रिवीजन विद एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की अपनी एग्जाम प्लस की क्लास में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड ombudsman scheme have been launched by which organization? And options are Reserve Bank of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Insurance Regulatory and Development Authority, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। और फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आपका। आप सभी लोग करेक्ट आंसर को जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे और समय आप खाली 30 सेकंड का लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। और करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो आइए देखा जाए करेक्ट आंसर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। एकीकृत लोकपाल योजना ग्राहकों की शिकायतों पर शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022? इंडिया, चाइना, यूएसए या इजिप्ट? कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? द ऑप्शंस है भारत, चीन, यूएसए या मिस्र। अपना करेक्ट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करिए और करेक्ट आंसर आइए देखते हैं इसका क्या है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पार्टियों का सम्मेलन 27 की मेजबानी वर्ष 2022 में मिस्र द्वारा की जाएगी और COP 28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा 2023 में किया जाएगा। मतलब अभी जो COP हो रहा है 27, वो किसके द्वारा मेजबानी की जा रही है? जो 2022 में, वो मिस्र के द्वारा की जा रही है। और जो अगला होगा कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में COP 28, वो 2023 में उसकी मेजबानी यूएई करेगा। COP जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का निर्णय लेने वाला एक निकाय है। कन्वेंशन में 197 पक्ष हैं और यह जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है कि शिमला समझौते में पर्यावरण को ही केंद्रीकृत करके वो किया गया था समझौता। तो उसको जो भी उसमें बुनियादी चीजें रखी गई थी उसको फॉलो अप करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सारे ये प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, airports in India are declared as major airports as per the regulation of which act? Airport Authority of India Act, Airport Regulation Act, Civil Aviation Act, Airport Economic Regulatory Authority Act। भारत में हवाई अड्डों को किस अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रमुख हवाई अड्डे घोषित किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, हवाई अड्डा विनियम अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम या हवाई अड्डे आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम। तो अपना करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर आइए देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने हवाई अड्डा आर्थिक
नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत महाराष्ट्र में शिरडी हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। अधिनियम की धारा 13 के तहत हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं से संबंधित टैरिफ का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट, two-day regional conference on strengthening the state institutes of public administration was held at which place? लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को मजबूत करना, इस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस स्थान पर किया गया था? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या लखनऊ? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत बनाने पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य शासन और प्रशासनिक प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं और आवश्यकताओं को साझा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं को एक मंच पर लाना था। नेक्स्ट, historical resolution which is in the news recently is associated with which country? USA, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड? ऐतिहासिक संकल्प जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? यूएसए, जापान, चीन या न्यूजीलैंड? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग और इसका करेक्ट आंसर है चीन इज द करेक्ट आंसर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आमतौर पर ऐतिहासिक संकल्प नामक एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया है जो सत्तारूढ़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल कार्यालय में एक अभूतपूर्व तीसरे काल को सुरक्षित करने और जीवन भर चीन पर शासन करने में सक्षम करेगा। इस संकल्प को अपनाने से उन्हें प्रतिष्ठित अतीत के नेताओं मौत्से-तुंग और देंग सियाओपिंग के बराबर रखा गया है और ऐतिहासिक संकल्प रखने वाले चीन के तीसरे नेता ये बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गया है? तो सत्तारूढ़ राष्ट्रपति जो कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट, with respect to the governors of the Reserve Bank of India, consider the following statements. Statement 1, the governor of RBI is a member of the strategic policy group headed by National Security Advisor. Statement 2, the term of office typically run for 3 years and cannot be extended. Which of the statements given above is or are correct? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 only, ऑप्शन बी है 2 only, ऑप्शन सी है both 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है neither 1 nor 2. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, आरबीआई के गवर्नर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रणनीतिक नीति समूह के सदस्य हैं। दूसरा है, कार्यालय की अवधि आमतौर पर 3 साल तक चलती है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऊपर ये जो दोनों कथन दिए गए इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन है केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन है ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? द करेक्ट आंसर इज आरबीआई के गवर्नर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रणनीतिक नीति के समूह के सदस्य हैं। ये करेक्ट आंसर है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाले सामरिक नीति समूह के सदस्य हैं। कार्यालय की अवधि आमतौर पर 3 साल तक चलती है और कुछ मामलों में इसे और 2 साल के लिए बढ़ाकर लगभग कितना 5 साल तक के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, with respect to Central Adoption Resource Authority CARA, consider the following statement. Statement 1, CARA is an autonomous and statutory body of Ministry of Women and Child Development. Statement 2, CARA is designated as the central authority to deal with the inter-country adoption in accordance with the provision of the 1993 Hague Convention and inter-country adoption. Then which of the statements given above is or are correct? अपने correct option को आप सभी लोगों को comment करना है जल्दी जल्दी से।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। दूसरा, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हैग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के निपटने के लिए कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अगर केवल पहला कथन सही है तो ऑप्शन ए करेंगे आप कमेंट, दूसरा सही है केवल तो ऑप्शन बी कमेंट करेंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है तो ऑप्शन सी कमेंट करेंगे, और ना ही पहला ना ही दूसरा दोनों ही सही नहीं है तो ऑप्शन डी कमेंट करेंगे आप फटाफट से। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी दोनों पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। यह 2015 में स्थापित किया गया था और यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और अंतरदेश में गोद लेने की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है। 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित भी किया गया था। बाल कल्याण समिति के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है ये बाल कल्याण समिति। तो जरूरतमंद बच्चों और संरक्षण की देखभाल के लिए राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रत्येक जिले या जिलों के एक समूह के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन जरूरतमंद बच्चों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कर सकती है। इस अधिनियम के तहत देखभाल और संरक्षण की बात की जाती है। समिति में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी 5 लोगों की एक कमेटी होती है जिनमें से कम एक महिला होगी और दूसरा बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होगा और समिति मजिस्ट्रेटों की एक पीठ के रूप में भी कार्य करेगी। नेक्स्ट, with respect to the Wakhan corridor, consider the following statement. Statement 1, the Wakhan corridor is a narrow strip of territory in Tajikistan. Statement 2, the northern part of the Wakhan is referred to as the Pamir. Which of the statement given above is or are correct? Option A, only one. Option B, two only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 nor 2. वखान कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पहला कथन, वखान कॉरिडोर तजिकिस्तान में क्षेत्र की एक सकरी पट्टी है। और कथन 2 है, वखान के उत्तरी भाग को पामीर कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से कमेंट करिए आप सभी लोग। और इसका सही आंसर है केवल दूसरा कथन क्या है? वो सही है। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के क्षेत्र में की एक संकीर्ण पट्टी है जो चीन तक फैली हुई है और तजाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। इस ऊंची पहाड़ी घाटी से पंज और पामीर नदियां निकलती हैं और अमू दरिया का निर्माण करती हैं। घाटी के माध्यम से एक व्यापार मार्ग का उपयोग प्राचीन काल से पूर्व, दक्षिण और मध्य एशिया में आने जाने वाले यात्रियों द्वारा किया जाता रहा है। वाकी और पामीरी लोगों की आबादी वाले वखान के उत्तरी भाग को पामीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Director General of WHO's Chief Technical and Administrative Officer. And second, a Director General can be re-elected only once. Which of the statement given above is or are correct? Option 1, केवल 1 यानी 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 nor 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानिदेशक WHO का मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होता है। कथन द्वितीय, एक महानिदेशक को केवल एक बार फिर से चुना जा सकता है, यानी पुनर्नियुक्ति उनकी सिर्फ एक बार और हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? और ऑप्शन है पहला, केवल पहला सही है। ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही। ऑप्शन सी, दोनों पहले और दूसरे सही। और ऑप्शन डी, ना पहला ना दूसरा, दोनों ही नहीं सही है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। महानिदेशक WHO का मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होता है
और अगले महानिदेशक की नियुक्ति स्वास्थ्य सभा के गुप्त मतदान द्वारा की जाएगी। एक महानिदेशक को एक बार फिर से चुना जा सकता है, इसलिए मौजूदा महानिदेशक 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रस्तावित किए जाने के पात्र है। मतलब अगर एक काल उनका पूरा हो गया है 5 साल का, तो वो अगले बार के लिए भी प्रस्तावित हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक बार और चुना जा सकता है, एक बार और ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। नेक्स्ट, which social media platform has launched two cyber safety campaigns named Safe3 and MyQanun? Options are Snapchat, Instagram, Facebook and Twitter. किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन पहला है स्नैपचैट, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी है ट्विटर। फटाफट से कमेंट करिए अपने आंसर को, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंस्टाग्राम इज द करेक्ट आंसर। इंस्टाग्राम ने युवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 अभियान शुरू किया है। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया और अंतर्दृष्टि कंपनी और महिलाओं के अधिकार और कानून मंच के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। माई कानून उपयोगकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। नेक्स्ट, द नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years या ऑप्शन डी 6 years। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 साल, दूसरा ऑप्शन है 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 5 साल और या चौथा ऑप्शन है 6 साल। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज 3 साल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था और 2020 में होने वाला था, और कोविड-19 की स्थिति के कारण इसे इस वर्ष तक के स्थगित कर दिया गया था। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,23,000 स्कूलों के लगभग 3.8 मिलियन छात्र राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में भाग लेंगे। सर्वेक्षण छात्रों द्वारा ग्रेड 3, 5 और 8 में विकसित दक्षताओं का आकलन करता है। यह पहली बार है कि इस एनएएस में निजी स्कूल शामिल हैं। नेक्स्ट, विच इज द ओनली स्टेट यूटी इन द कंट्री टू हैव मेट्रो फैसिलिटीज इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स? वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या केरल। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपको लगता है उसको फटाफट से आंसर करिए, और इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो का काम 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में परिचालन मेट्रो रेल सेवा चल रही है। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा होगी, और पूरे देश में कोई भी राज्य या यूटी ऐसा नहीं है जहां पर 5 जिलों में मेट्रो चल रही हो। नेक्स्ट, which country's army chief was conferred the honorary rank of General of the Indian Army recently? And options are नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, और वीडियो को जरूर, जो भी लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और शेयर भी फटाफट से कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 9911711772 9911717172। इस पे आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं। नीचे देखिए लाइन चल रही है, उसमें भी आपको ये नंबर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख
जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? यह दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की प्रथा है। जनरल शर्मा ने सितंबर 2021 में सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से स्नातक भी हैं। नेक्स्ट, क्लीन ग्रीन विलेज वीक हैज बीन ऑब्जर्व्ड अंडर विच स्कीम? ऑप्शन ए DDU GKY, ऑप्शन बी MG नरेगा, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, ऑप्शन सी डे NRLM, ऑप्शन डी डे NULM। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह किस योजना के तहत मनाया गया है? ऑप्शन ए है DDU GKY, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है डे NRLM एंड ऑप्शन डी है, यहां भी डे ही होगा। वैसे ये इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना। तो डे NULM, इंग्लिश के सारे ऑप्शंस को आप देखिएगा। करेक्ट आंसर फटाफट से रिप्लाई करिए आप सभी लोग। और इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज मनरेगा इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है अपना ये, तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक मनरेगा योजना के तहत सप्ताह भर चलने वाली स्वच्छ हरित ग्राम गतिविधि का आयोजन किया है। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान सोख गड्ढों, वर्मी कंपोस्ट, NADEP गड्ढे की पहचान और निर्माण और वर्मिंग कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के पुनर्चक्रण जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021? ऑप्शंस आर 10th, 18th, 25th, 30th। उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 18वां, ऑप्शन सी है 25वां और ऑप्शन डी है 30वां। और इसका करेक्ट आंसर है 18वां इज द करेक्ट आंसर। उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया था। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, UK और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों में शीर्ष 5 स्थानों पर स्थान दिया गया है। 74 स्कोर 100 में से स्कोर के साथ 30 देशों में भारत का स्थान 18वां पे है। 5 सबसे कम रैंकिंग वाले देश में आपका ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको है। सूचकांक में दवा नीति के 75 संकेतक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस मीटियोर शावर दैट ऑकर्स एवरी नवंबर? लियोनिड्स मीटियोर शावर, पर्सीड मीटियोर शावर, ओरियोनिड्स मीटियोर शावर या टेम्पल मीटियोर शावर? हर नवंबर में होने वाले प्रसिद्ध उल्का बौछार का क्या नाम है? लियोनिड्स उल्का बौछार, पर्सिड उल्का बौछार, ओरियोनिड्स उल्का बौछार या टेम्पल उल्का बौछार? तो करेक्ट आंसर को फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। और इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है लियोनिड्स मीटियोर शावर इज द करेक्ट आंसर। मूल रूप से 1833 में यह खोजा गया था। कौन सा? लियोनिड्स उल्का बौछार हर नवंबर में मनाया जाता है। उल्का इस साल 6 नवंबर को शुरू हुआ और 30 नवंबर तक जारी रहेगा और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। शिखर गतिविधि 17 नवंबर को होने की उम्मीद है, मतलब जो सबसे एक्सट्रीम होगा, पीक पे कब रहेगा? ये 17 नवंबर को होने का था। उल्का बौछार में 55P टेम्पल टटल धूमकेतु द्वारा छोड़ा गया मलबा होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और इन मलबों को वस्तुओं को उल्का कहा जाता है और रात के आकाश में चमकदार रोशनी की धारियों के रूप में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन टू ट्रीट COVID-19? ऑप्शन ए
जाइकोव डी, ऑप्शन बी मॉडर्ना, ऑप्शन सी स्पुतनिक वी एंड ऑप्शन डी कोवैक्सीन। कोविड 19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी, मॉडर्न, स्पुतनिक वी या कोवैक्सीन। तो फटाफट से आपको जो आंसर करेक्ट लगता है उसके ऑप्शन को आप लोग कमेंट करिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? जाइकोविक डी इज द करेक्ट आंसर। जाइडस कैडिला का जाइकोविक डी, ये कंपनी है जाइडस कैडिला, दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। यह पहला कोविड 19 वैक्सीन भी है जिसे सुई मुक्त एप्लीकेटर का उपयोग करके प्रशासित किया जा सकता है। 12 साल और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के में आपातकालीन उपयोग के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा 3 खुराक शॉट को मंजूरी भी दे दी गई है। भारत सरकार ने कंपनी को अपनी कोविड 19 वैक्सीन जाइकोव डी को 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर भी भारत सरकार ने दे दिया है। तो ये भी बहुत ही जरूरी एक है। आपको पता है वैक्सीनेशन इस समय कितना जरूरी है, और अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से भी आप सभी लोग भी कोविड 19 के जितने भी निर्देश हैं उनका पालन करिए, मास्क को लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, और जिसका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है, वो जरूर करा लें। और अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो जो सही उम्र के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन भी अब जरूर करवा लीजिए। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट amendments made in minerals concession rules 2021, what percent of mineral produced from captive mines can be sold? And option A 25, option B 50, option C 75 and option D 100। खनिज रियायत नियम 2021 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार कैप्टिव खानों में उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 100%, यानी कि 100%। करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। 10 सेकंड के समय में आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दिया करें जितने देर में क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? 50% इज दी करेक्ट आंसर। खनन मंत्रालय ने खनिज, परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा रियायत चौथा संशोधन नियम 2021 की अधिसूचना जारी किया है। इस व्यवस्था के तहत कैप्टिव खदानों में उत्पादित 50% खनिज की बिक्री की जा सकेगी। यह बिना किसी शुल्क के खानों में हस्तांतरण और पट्टे के आंशिक समर्पण की सुविधा भी देता है। खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5 हेक्टेयर से संशोधित किया गया है और इसे 4 हेक्टेयर तक किया गया है। ठीक है, तो इसको 5 से 4 हेक्टेयर तक कर दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 9 एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर को किस राज्य का गठन किया गया था? और ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फटाफट से कमेंट करिए। और इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, जिसका नाम पहले उत्तरांचल था फिर उत्तराखंड हुआ। उत्तराखंड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत में 27वें राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में से कई जिलों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर किया गया था। इससे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये किस नाम से अलग हुआ था? उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट, his art, a unique painting style, is a traditional art practiced in which Indian state? And the options are Kerala, Karnataka, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। His art एक अनूठी पेंटिंग शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कहां पे किया जाता है? फटाफट से कमेंट करिए अपने आंसर को। जल्दी 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 कमेंट फास्ट। और करेक्ट आंसर इसका है कर्नाटक इज दी करेक्ट आंसर। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो
शिवमोग्गा जिले और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चितारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। कलाकारों ने सरकार से कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया है, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। जय तो हिंद आप ये सभी था लोगों को। आज का आपका स्वागत करंट है आप अफेयर्स सब। की क्लास, और मुलाकात होगी अब आपसे कल फिर से इसी टाइम पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को जय जय हिंद। हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। तो कल से अपनी ये क्लास शुरू हुई है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न की। और कल हम लोगों ने इसके बेसिक्स को समझा था, किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के केस में टाइम को कैसे हमें देखना है, और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के केस में ही हमको किस तरीके से स्पीड को देखना है, और इसके साथ ही प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के केस में ही किस तरीके से हमको ध्यान रखना है बाकी